बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इसके सोर्सेज ऑफ इनकम में और सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, ये हमारा चैप्टर है। और सैलरी पे हमने बात करनी है कि सैलरी से जो कमाई गई इनकम है, यानी कि मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। इनकम अलग चीज़ होती है, सोर्सेज अलग होते हैं। इनकम आपकी प्रॉपर्टी से भी हो सकती है, बिजनेस से भी हो सकती है, किसी भी। तो सैलरी से जो इनकम होगी उसकी अलग से ट्रीटमेंट है। तो सैलरी का मामला ये है कि सम टाइम आपको एडवांस सैलरी भी लेना पड़ जाती है, सम टाइम आपको जो सैलरी मिलना थी नहीं मिली, डिले हुई और आपको बाद में आने वाले टाइम में सैलरी मिली, उसको हम एरियर्स कहते हैं। जो फ्यूचर में होती है यानी कि एडवांस सैलरी होती है। तो आप जब कैश रिसीव करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। जब आपने एक महीना काम किया तो आपकी सैलरी ड्यू होगी, इसको कहते हैं एक्रूड। तो और जब आपको मिली इट्स मीन के कैश बेसिस। और ज़्यादातर जो जनरली अप्लाई होता है वो सैलरी पे जो आपके पास आती है इन कैश, उस पे टैक्स की कैलकुलेशन होती है। हाँ, सम टाइम आपको जो सैलरी मिलती है वो एकदम इतनी ज़्यादा मिल जाते हैं एरियाज़ वगैरह, तो उस पे टैक्स वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि अगर वो स्लैब में नहीं आता था और उसको एकदम सैलरी इकट्ठी मिलने की वजह से जो एरियर थे या फ्यूचर में जो उसको काम करना पड़ेगा, तो उस पर अगर टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो उस इंडिविजुअल के साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन रखी हुई है। जो रूल्स वगैरह हैं उन रूल्स को हमें अंडरस्टैंड करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। द फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल टैक्स अंडर हेड सैलरी। तो सैलरी अब हम फोकस में रखेंगे, तो सैलरी के मद में हमें कौन कौन से जो पे करना पड़ेगा। सबसे पहले एनी सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, द रिसीट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ करंट सैलरी, यानी कि जो आपको सैलरी मिली है वो आप जो मौजूदा काम कर रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। एरियर जो आपने पहले काम किया था लेकिन सैलरी नहीं मिली थी, या फिर और एडवांस। तो जो आपको सैलरी की मद में पैसा मिलता है उसकी तीन अकसाम हो सकती हैं। या तो आपने जो करंटली काम किया उसकी वजह से, या फिर पहले आपके कुछ ड्यूज़ रहते थे उनको एरियर कहते हैं, या फिर फ्यूचर में आपको काम करना पड़ेगा तो उसको एडवांस कहते हैं। सेकंड नंबर पे वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स, जो आपको सहूलियात मिलती हैं उनकी वैल्यूएशन करना, यानी कि उसकी हकीकत मालूम करना कि वैल्यू है क्या। अलाउंसेज एंड बेनिफिट्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शंस 13 and 14 of the Income Tax Ordinance 2001 and Income Tax Rule 2002, यानी कि जो एक सैलरी आपको मिलती है, दूसरे नंबर पे जो वैल्यूएशन ऑफ प्रिक्विजिट्स और अलाउंसेज है उसकी सेक्शंस 13 और 14 जो इसी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक उसकी वैल्यूएशन के मुताबिक काउंट कर लेते हैं। तो इनके ऊपर हमें जो टैक्स कैलकुलेट करना होता है जो सैलरी हमें मिलती है, यानी कि जो आपको कैश मिलता है वो करंट सैलरी या फ्यूचर के काम करने की वजह के लिए अभी एडवांस में मिल जाए, या फिर जो पहले आपने काम किया था एरियर्स वो। और इसके अलावा प्रक्यूजिट्स जो आपको सहूलियात अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं उनके जो बेनिफिट्स हम कैलकुलेट करते हैं सेक्शन 13 और 14 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक। तो ये जो हमारे पास कैश आएगा इसको देखेंगे कि कितनी अमाउंट बनती है और उस पर कितना टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। नोट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सैलरी इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स ऑन द रिसीट बेसिस, जो मैंने पहले बात की कि रिसीट बेसिस पे इस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इट मीन्स एनी सैलरी दैट इज़ एक्चुअली रिसीव ड्यूरिंग द टैक्स ईयर विच मे बी करंट सैलरी एरियर और सैलरी इन एडवांस सैलरी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। तो हमें जो कैश मिलेगा उस पर हमने टैक्स पे करना है। नॉर्मली द सैलरी इज़ नॉट टैक्सड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल का बेसिस का मतलब ये है कि आज से मेरी नौकरी शुरू हुई, एक महीना हो गया, मुझे सैलरी एक महीने की मिलनी चाहिए, एक्रू हो गई, मिले ना मिले अलग बात है। तो फ़र्ज़ किया 1 लाख मुझे महीने का मिलना था, उस पर जितना भी टैक्स बनता है ये हो गया एक्रू। अब मुझे मिली नहीं है तो इसलिए मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा कि नॉर्मली एक्रूअल बेसिस पे ये काम करता नहीं है, इसलिए जब मुझे कैश मिलेगा तब टैक्स पे करूँगा। हाउ एवर देर आर टू एक्सेप्शन इन दिस जनरल रूल कि आपको एक्रूअल बेसिस पे भी टैक्स पे करना पड़ सकता है या फिर गुंजाइश मौजूद है। उन गुंजाइश होने की वजह क्या है, उसमें फ़ायदा क्या हो सकता है, वो क्या। नंबर 1, इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू मे ऑप्ट, यानी कि आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाले हैं
और आपका जो CIR है, कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, वो आपको ऑप्शन देता है कि आप ऑप्शन ले लें एक्रूवल बेसिस का। वो क्यों? फॉर टैक्सेशन सैलरी इनकम इफ़ ही हैज़ रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट पेमेंट ऑफ सैलरी वाज डेलिबरेटली डेफर्ड फॉर टैक्स अवॉइडेंस, कि आपकी टैक्स को बचत के लिए जानबूझ के आपको कैश बेसिस पे इस दफ़ा मिली नहीं है कि आने वाले पीरियड किसी में छूट मिल जाएगी, तो इसलिए एक्रूवल बेसिस पे ही इनको टैक्स लगा दो, क्योंकि ये जानबूझ के टैक्स को पे करने को अवॉइड करने के लिए लेट इनको पेमेंट मिलती है। तो उस सूरत में कैश बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि एक्रूवल बेसिस पे कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू चार्ज कर देगा। सेकंड नंबर पे क्या ऑप्शन हो सकता है जब आप कैश बेसिस से हट जाते हैं? वेयर द एम्प्लॉई हैज़ ऑप्टेड, कि जो मुलाजिम है उसने खुद इसका ऑप्शन दिया है दैट हिज इनकम बी चार्ज टू टैक्स ऑन एक्रूवल बेसिस। वो खुद चाहता है कि उसकी सैलरी मिले ना मिले, जितनी उसकी महीने की ड्यू होती है उसी पे उसकी टैक्सेशन कैलकुलेट की जाए। इट इज़ परमिटेड इन द केस वेयर द टैक्स पेयर हैज़ रिसीव्ड सैलरी इन एरियर्स। ये तब होता है जब किसी को एरियाज़ की अमाउंट ज़्यादा मिले तो उसको ऑप्शन दे दिया जाता है, जिससे नुकसान क्या होता है? रिजल्टिंग इन द एप्लीकेशन ऑफ हायर रेट ऑफ टैक्स इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ द एरियर, कि जब उसको एरियर मिलेंगे तो जिस साल में उसको ये अमाउंट मिलेगी, अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से उसको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए उसको कहा जाता है कि एक्रूवल बेसिस पे वो टैक्स पे कर ले, ताकि उसको ज़्यादा बर्डन ना पड़ जाए। अगला, ये तो हमने बातें कर ली। अगला क्या? एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी एंटाइटल। ये तो एक्रूवल बेसिस पे दो पॉइंट थे कि एक्रूवल बेसिस पे कब अप्लाई हो सकता है। पहला था, हमने जो दोबारा जाएं, पहले नंबर पे हमने कहा कि सैलरी जो उसको रिसीव होती है, दूसरा उसकी जो परक्यूजेट्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन होती है, तीसरे फर्दर जो है एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी इंटाइटल टू डिडक्ट एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हिम इन डिराइविंग सैलरी इनकम, कि अगर फ़र्ज़ के एक महीने की सैलरी मेरी बनी 1 लाख तो मुझे कहा गया कि जी आपकी 10,000 टैक्स बनता है वो पे करें। मैंने क्या कहा कि जी 10,000 मैं कैसे पे कर दूं, जो मुझे सैलरी मिली है 60,000 तो इसके मेरे ऊपर आने जाने का खर्चा, रहायश का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, जो बाकी मुझे बिजली बिल, सर्वेंट क्वार्टर वगैरह व्हाट्सएवर जो उसको मुझे सहूलियात देना पड़ी, उसकी वजह से 60,000 तो मेरा खर्चा हो गया। इसको तो सीधे माइनस कर दो तो 40,000 बनता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो आप सैलरी का ड्रा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े वो आप अकाउंट में नहीं करेंगे, सैलरी को ही देखा जाएगा। थर्ड नंबर पे, एन अमाउंट or perquisite shall be treated as received by an employee whether it is paid or provided, कि जो उसको सहूलत है या अलाउंस है वो उसको छूट दे दी जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से, या उसको उसके बदले में कैश मिलता है। तो दोनों समझा जाएगा कि उसको कैश इसके मिल गया है। ये नहीं कहेगा कि मुझे कैश नहीं मिला। तो ये देखें जी, सर्वेंट अगर मेरे जो एम्प्लॉयर था उसने दिया था तो सैलरी उसने खुद उसको दे दी, भाई सैलरी तो दी लेकिन सर्विसेज उसने आपके लिए की, तो ये उसको कैश डायरेक्ट मिल गया या आपके थ्रू से मिला, ये कोई लॉजिक नहीं है। बाय हिज एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग प्रेजेंट, पास्ट और पर्सपेक्टिव, यानी कि जो उसके एम्प्लॉयर ने दिया है उसको सहूलतें या उस सहूलत के बदले में उसको सर्विसेज दे दी हैं, एन एसोसिएट और हिज एम्प्लॉयर और अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर। यहाँ पे ये बात की गई है कि ये जो परक्यूजेट है या फिर सहूलत है, ये जो दी गई है, ये तो या तो आपके एम्प्लॉयर है उसने दी है, या एम्प्लॉयर के बिहाफ पे किसी उसके एसोसिएट ने दी है। तो फर्दर क्या, टू हिम, या ये जो पैसा मिला आपको डायरेक्टली मिला या आपको सहूलत मिली, या आपके जो बच्चे हैं उनमें से किसी को मिला, या आपका कोई एसोसिएट है उसको मिला आपके रोज़गार होने की वजह से, तो भी ये ड्यू हो जाता है, यानी कि काउंट होगा। 3 शराइत हैं, यानी कि देने वाला एम्प्लॉयर खुद हो सकता है, उसका एसोसिएट हो सकता है, उसके बिहाफ पे कोई पे कर सकता है, समझो कि एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। अब रिसीव करने वाला खुद भी इंडिविजुअल हो सकता है, उसकी बेगम हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, या उसका एसोसिएट हो सकता है, तो भी समझो कि उसको रिसीव हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो बात होगी क्लियर। टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉय, के अगर फ़र्ज़ किया एक एम्प्लॉय सैलरी लेता है और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है, एम्प्लॉयर कहता है जी टैक्स आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका टैक्स पे कर दूंगा। तो ये जो टैक्स पे करने वाली अमाउंट है या जो टैक्स उसको पेमेंट करनी थी, वो अमाउंट उसको एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड कर दी टैक्स की,
तो वो भी एक सहूलत तस्वर की जाएगी, वो भी उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगी और उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। फिर टैक्स जब कैलकुलेट किया जाएगा तो उसकी टैक्स की अमाउंट पहले फ़र्ज़ किया बनती थी 10,000, अब सहूलत आने की वजह से 12,000 बन जाएगी। तो 10,000 एम्प्लॉयर ने पे कर दी, बाकी जो गैप है 2,000 वाला वो एम्प्लॉय खुद पे करेगा। ये न्यूमेरिकल से भी हम देखेंगे। टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय को जो हम सैलरी देते हैं वो टैक्स फ्री जब हो जाती है तो क्या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वेयर एन एम्प्लॉयर agrees to pay the tax liability of his employee, then the amount so paid shall be treated as additional benefit to the employee. The salary income of the employee shall be increased by an amount of the tax paid by employer. यही मैंने आपको पहले बात की, अब न्यूमेरिकल से भी इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। मिस्टर एसन इज़ एन एम्प्लॉय, मिस्टर एसन एक एम्प्लॉय है ऑफ ए कंपनी एंड ड्रॉज एनुअल सैलरी ऑफ 25 लाख, और उसको सालाना 25 लाख सैलरी मिलती है। एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिज एम्प्लॉयर हैज़ अंडरटेकन टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन हिज सैलरी इनकम, और उसका एम्प्लॉयर कहता है जितना आपका टैक्स बनेगा वो मैं पे करूँगा। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर अज्यूमिंग दैट ही इज़ लाइबल टू पे एट द रेट ऑफ टैक्स 5% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम, कि उसकी लाइबिलिटी बनती थी 5%। अब उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा जब एम्प्लॉयर खुद कहता है कि मैं उसका टैक्स पे करूंगा। तो देख लेते हैं। सैलरी उसने रिसीव कितनी की, 25 लाख। 25 लाख पे अज्यूम किया था 5% टैक्स बनता है, तो ये बना 1,25,000। तो 25 लाख प्लस 1,25,000 जो उसकी टैक्स की मद में एम्प्लॉयर ने दिया, ये भी 25 लाख भी एम्प्लॉयर ने दिया, 1,25,000, तो टोटल एम्प्लॉयर ने दिया 26,25,000। अब इस पे दोबारा देख लेते हैं 5% कितना बनता है। ये बनता है टैक्स उसका 1,31,250, उसमें से एम्प्लॉयर ने जो पे कर दिया था वो माइनस कर दें 1,25,000। 1,31,250 में से 1,25,000 माइनस कर दिया, वो तो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। अब एम्प्लॉय को कितना पे करना पड़ेगा, 6,250, यानी कि नेट टैक्स पे अबल जो है बाई एम्प्लॉय वो बनेगा 6,250। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया गया है फॉर द सिंप्लिसिटी के, ये हमने 5% अप्लाई किया। एक्चुअल रेट डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द लॉ अमेंडमेंट। अगर हम आज ये लेक्चर्स कवर कर रहे हैं तो आपने करंट रेट देख लेने उस साल के, जो भी उस लेवल पे बनते हैं वो जो स्लैब्स होती हैं वो स्लैब्स को आपने याद रख लेना है। इस न्यूमेरिकल को एज ए कंसेप्ट लेना है। आगे रेट जो अप्लाई करना है तो करंट स्लैब से ही आपने अखज़ करना है। तो एग्जाम्पल दूसरी आ जाती है हमारे पास, कंप्यूट द एग्जैक्ट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एसन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बाय यूजिंग द इन्फॉर्मेशन इन एग्जाम्पल 6.1। जो पिछली हमने एग्जाम्पल देखी, आपने एक्चुअल रेट अगर फर्ज किया डिफरेंट है तो वो कैलकुलेट करें। तो सैलरी रिसीव कितनी थी, 25 लाख, उस पर टैक्स पे कितना किया गया था, ये नोट 1 में वर्किंग हुई है। 25 लाख पे 1,95,000 टैक्स उस पर बन जाता है। तो टोटल टैक्सेबल इनकम उसकी कितनी बन जाती है, सैलरी इनकम, यानी कि अब एम्प्लॉयर ने कितना पे किया, 1,95,000, और सैलरी कितनी पे की थी, 25 लाख। दोनों मिला के उसको 26,95,000 एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। अब 26,95,000 पे देख लेते हैं टैक्स कैसे बनता है, कितना बनता है। तो नोट 1 क्या, एन अमाउंट ऑफ टैक्स इज़ प्रोवाइडेड इन दी टैक्स स्लैब, तो स्लैब में दी गई है। टैक्स की कंप्यूटेशन क्या होगी, 25 लाख पे बना 1,95,000, और 1,95,000 पे 17.5% है, यानी कि उसकी स्लैब के लिहाज से आगे चल के हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये उसकी 1,95,000 पे 17.5% बना, ये 34,125 प्लस 1,95,000 दोनों को मिला के उसकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है 2,29,195। उसमें से एम्प्लॉयर ने पे कर दी थी 1,95,000, और दोनों का जो डिफरेंस था जो एम्प्लॉय को अब पे करना पड़ेगा वह 34,150 नेट टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉय यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद फर्दर जो है टैक्स ऑन अमाउंट्स रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, के एम्प्लॉय एक था उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको एक अमाउंट मिलती है, ह्यूज अमाउंट मिलती है। तो ये तो ज़्यादती हो जाएगी कि उसकी स्लैब उस अमाउंट पे लगाई जाए। तो इसके लिए एक रिलैक्सेशन दी गई है कि पिछले 3 साल की एवरेज निकाल लें, जितनी भी उसकी इनकम है, जो भी सोर्सेज हैं, जितना उसने टैक्स लाइबिलिटी पिछले साल में पे की, 3 सालों में जितनी लाइबिलिटी टैक्स की थी डिवाइडेड बाई टोटल उसकी जितनी भी इनकम थी, तो उसका एवरेज रेट आ जाएगा और वो एवरेज रेट उसके ऊपर लगा दें। तो ये इसको हम टैक्स को रीड भी कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट, कि कोई भी प्रॉफिट जो है इन ल्यू ऑफ इन एडिशन ऑफ सैलरी, यानी कि इन ल्यू भी हो सकता है या इन एडिशन टू सैलरी भी हो सकता है, यानी कि वो कौन सी हो सकती हैं, कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो अब बंदा काम का नहीं रहा, उसको एम्प्लॉयमेंट से
फारिग कर दिया गया है, या उसको अभी टाइम रहता था लेकिन उसकी जो वैकेंसी थी या जो जिस पोजीशन पे वो काम कर रहा था उसकी मज़ीद गुंजाइश नहीं रही, उसको ऑब्सलीट किया जा रहा है, उसको अबॉलिश किया जा रहा है, उसको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स। तो अगर ये दोनों उसको इस तरह की अमाउंट्स मिलती हैं तो फिर क्या होगा, मे एट द ऑप्शन ऑफ द एम्प्लॉय बी टैक्सड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो उसको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपको ये जो अमाउंट मिली है इस पे टैक्स आप कैसे पे करना चाहते हैं। आप चाहते हैं तो नंबर 1, इट मे बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द टैक्स ईयर इन विच इट इज़ रिसीव। जिस साल में उसको फ़र्द किया 1 करोड़ मिला, ठीक है, 1 करोड़ मिला, तो वो कहते हैं जी फ़र्द किया 25 लाख उसकी सैलरी बनती थी बाकी, तो 1 करोड़ 25 लाख पे जितना उसका टैक्स रेट बनता होगा ये उसको ऑप्शन दिया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया जा सकता है, इट मे बी टैक्सड एज ए सेपरेट ब्लॉक, द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू सच अमाउंट शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला क्या होगा, A डिवाइडेड बाई B, परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। हमने देखना है यहाँ पे A क्या है और B क्या है। A टोटल टैक्स होगा 3 साल में और B होगा उसकी टोटल इनकम। तो सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। A क्या है, इज़ टोटल टैक्स पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉय ऑन हिज टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर द 3 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर, यानी कि गुज़श्ता 3 साल में उसने जितना टैक्स पे किया या करना था या कर दिया है या करना पड़ेगा। बी क्या है, इज़ द एम्प्लॉयज़ टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टोटल टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे सैलरी वाली नहीं कहा गया, टोटल टैक्सेबल इनकम जितने भी सोर्सेज हैं फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, जितने भी उसके पिछले 3 साल हैं। तो यहाँ पे नोट्स भी हैं। इन द अबव फार्मूला टोटल टैक्सेबल इनकम हैज़ बीन यूज्ड विच डिपिक्ट्स दैट वाइल कंप्यूटिंग द एप्लीकेबल टैक्स रेट। यहाँ पे इसका फार्मूले का लगाने का मकसद यह है कि हमने टैक्स का रेट मालूम करना है। इनकम ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ टैक्सेबल अंडर NTR शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो जितने भी उसके टैक्स के हेड्स हैं उनमें से जितने भी सोर्सेज हैं उनसे जितने भी उसकी इनकम होती है वो सारे सोर्सेज से ऐड करके वो मालूम की जाएगी और टोटल उसकी टैक्स। दूसरे नंबर पे फर्दर जो है, विदड्रॉल फ्राम एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्राम वॉलंटरी पेंशन फंड इज़ एग्जाम्प्ट अप टू 50% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस। फ़र्ज़ किया एक वॉलंटरी उसने पेंशन कंट्रीब्यूशन की हुई थी, उसकी अमाउंट बनती है 3 लाख, तो वो कहा गया कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगी तो उसका 50% तो डायरेक्टली जो है बनता है 1,50,000, ये तो डायरेक्टली उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी कि विदड्रॉल किया कहाँ से की जा रही है, एक्यूमुलेटेड विदड्रॉल इन केस ऑफ रिटायरमेंट, सॉरी, अच्छा यहाँ पे था दूसरे नंबर पे, withdrawal from accumulated balance from the voluntary pension fund is exempt to up to 50% of the accumulated balance. Treatment for the remaining 50% shall be given as, मतलब कि उसमें बाकी जो 1,50,000 तो exempt हो गया, अब जो बाकी 1,50,000 बचता है उस पे क्या तरीक़ेकार होगा, इसको मैं ज़रा रिमूव कर दूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे बनता था उसका 3 लाख टोटल एक्यूमुलेटेड, यानी कि हर साल 10-10 हज़ार 20 हज़ार इतना, तो उस टोटल का 1,50,000 तो एग्जाम्प्ट हो गया। अब जो 1,50,000 रिमेनिंग है इस पे क्या है, विदड्रॉल इन केस ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ, यानी कि एक बंदा डिसेबल हो जाता है, उसका माजूर हो जाता है किसी भी तरीके से ऑफ द पर्सन, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डिसेबिलिटी हो जाती है। द एक्सेस अमाउंट शैल बी एडेड इन सैलरी इनकम एंड चार्ज टू द टैक्स अंडर NTR। तो उसकी ये जो सोर्स है टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी से, तो उसका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरे नंबर के विदड्रॉल इन केस ऑफ रिटायरमेंट, अब वो डिसेबल भी नहीं हुआ, डेथ भी नहीं हुई, वो रिटायर्ड हुआ है आइदर बिफोर रिटायरमेंट एज और एट द टाइम ऑफ और आफ्टर रिटायरमेंट एज, यानी कि जो जब वो रिटायर्ड हुआ उसको ये अमाउंट मिली, रिटायरमेंट के बाद भी हो सकती है, रिटायरमेंट से पहले भी एडवांस में मिल सकती है। एक्सेस ऑफ 50%, ये जो हमने कहा कि 50% तो उस पर एग्जाम्प्ट है। जो एक्सेस होगा, एक्सेस ऑफ 50% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस शैल बी टैक्सड अंडर सेक्शन 12/6 एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एंड चार्ज एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स, यानी कि एवरेज रेट ऑफ टैक्स ART बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। तो ये जो 1,50,000 जो है उसका एक्स्ट्रा, वो उसका अलग से एक ब्लॉक बन जाएगा और प्रीसीडिंग 3 ईयर्स की उसकी इनकम के सोर्सेज के ज़रिए से कैलकुलेट की जाएगी परसेंटेज, और उस
परसेंटेज को इस रिमेनिंग अमाउंट पे अप्लाई कर दिया जाएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी वो बन जाता है 10% बनता है, कितने बनता है जितना भी, वो किस तरीके से कि उसने 3 साल में 2 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, यानी कि 3 और ये बन जाएगा 5.5 लाख उसने पे किया था। टोटल सोर्सेज बनते थे 5 करोड़, 5 करोड़ उसकी इनकम के सोर्स 3 साल के बनते थे। तो हम कहते हैं कि जी इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास परसेंटेज में जितना भी आएगा उस परसेंटेज को इसके ऊपर 1,50,000 के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी कि उसने कितना टैक्स पे करना है। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।